गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं सब लोग भाई? एक बार बताएं, सब कुछ क्लियर है क्या? मेरी आवाज आपको आ रही है? दो तीन लोगों के मैसेज तो हैं, प्रियंका के, आर साहू के, रामचंद्र, शिवानी, द्रुपल, निधि, रेशमा, किरण, दिव्यानी, राकेश, कैसला, स्वरूप, राजेंद्र, कपिल, वैरागी, मनु, राखी, कुलदीप, विंदेश्वरी, इबार, बहुत बढ़िया। चलो क्लियर भी लिख दिया है कुछ लोगों ने, किरण ने, निधि ने लिख दिया है क्लियर है, जितेंद्र ने, द्रुपल ने, राकेश ने, मनु ने, पुतिन ने, राहुल, नरेंद्र, दिव्यानी, आयुषी, कैलाश, बहुत बढ़िया। चलो मैं बाकी लोगों के मैसेज नहीं देख रहा हूँ, 4-5 लोगों के मैसेज भी अगर आ गए क्लियर, मतलब अपन क्लास कंटिन्यू कर सकते हैं ना। 5-10 मिनट अपनी क्लास में लेट हो सकती है डेली की डेली, क्योंकि क्लासेस शुरू करने में कभी कभी थोड़ा सा इशू आता है। तो अगर क्लास 10 मिनट तक, 5:10 तक आप थोड़ा सा वेट कर लिया करो, एकदम 5 बजे ही क्लास स्टार्ट हो जाए, हम ये कोशिश करते हैं, लेकिन कभी कभी 5-10 मिनट का थोड़ा बहुत लेट हो ही जाता है, चलता है। कपिल ने लिख दिया है चलता है। चलो शुरू करें अपन भाई आज की क्लास। और आज की क्लास अपन अपनी शायरी से ही शुरू करेंगे। और आज की अपनी क्या शायरी भाई? आज की शायरी है कि आंखों में जुनून और दिल में चिंगारी रखो, आंखों में जुनून और दिल में चिंगारी रखो, सफल होना है तो तरकीबें बहुत सारी लिखो। ये शायरी ना बहुत अच्छी शायरी है, मुझे बहुत पसंद आई ये शायरी। क्यों? क्योंकि इसमें सक्सेस होने की 3 जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, सबसे जरूरी चीजें जो हैं, वो इस एक ही शायरी के अंदर इंक्लूड है। और वो 3 चीजें कौन सी हैं? पहली चीज है हार्डवर्क, दूसरा है स्मार्ट वर्क, और तीसरा है कंसिस्टेंसी। हार्डवर्क तो बहुत ही जरूरी है, बगैर हार्डवर्क के तो पॉसिबल ही नहीं है कि अपन कोई भी एग्जाम निकाल पाए या कुछ भी कर पाए, ठीक है। लेकिन हार्डवर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी बहुत जरूरी है। जब अपन थ्योरी पढ़ते हैं तो थ्योरी में अपन को समझना पड़ता है भाई, कुछ चीजें ऐसी होंगी जिसमें अपन को कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको अपन को रटना भी पड़ेगा, कुछ चीजों में अपन ट्रिक लगा लेते हैं, ट्रिक के थ्रू अपन उनको याद कर सकते हैं। जबकि कुछ चीजों के लिए मैं बोलता हूँ भाई, उनके लिए आप पोस्टर बना लो, घर में चिपका लो, है ना। तो ये अलग अलग तरीके से तरकीबें हैं, अलग अलग टाइप की टेक्निक है। और ये अलग अलग टाइप की टेक्निक अगर आप यूज नहीं करोगे तो आप कितना ही पढ़ लो, आप थ्योरी को कवर कर ही नहीं सकते। तो ये तरकीबें बहुत जरूरी हैं भाई। तो दोनों चीजें बहुत जरूरी हैं, हार्ड वर्क भी बहुत जरूरी है, साथ साथ में स्मार्ट वर्क भी बहुत जरूरी है, लेकिन कंसिस्टेंसी भी जरूरी है। एक बार फेल हो गए तो ये नहीं कि अपन छोड़ दो, है ना। तो अगर एक बार नहीं निकल पाया एग्जाम तो दूसरी बार से तैयारी शुरू कर दो, ठीक है। तो एक बार फिर से पूरी शायरी कि आंखों में जुनून और दिल में चिंगारी रखो, सफल होना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो, लाजमी है कि राह में ठोकर लगेंगी बहुत, लाजमी है कि राह में ठोकर लगेंगी बहुत, मगर मंजिल तक पहुंचना है तो सफर जारी रखो। ठीक है भाई, चलो सही बात है, वाह वाह लिख दिया है विंदेश्वरी ने, बहुत बढ़िया। 2-3 लोगों ने लिख दिया। एक दिनेश सर का 1-2 लोगों ने मैसेज लिखा है, किरण ने लिखा है जानती हूँ दिनेश सर की हो जाती है, दिनेश सर की थोड़ी बहुत लेट हो जाती है। ओके, दिनेश सर की तो फिक्स टाइम पर स्टार्ट ही होती है। ओके चलो, देखो दिनेश सर की फिक्स टाइम पे स्टार्ट होती है, बहुत अच्छी बात है भाई। अब मेरे यहाँ पे क्या है, बाकी जो टीचर हैं, हिंदी के टीचर भी, मैथ के टीचर भी, वो मेरे ही सेटअप पे कराते हैं, तो थोड़ा सा मुझे मैनेजमेंट में थोड़ा सा दिक्कत आता है। बताइएगा आज क्लास के एंड में क्या बताना है। प्रियंका नाइस लाइन लिख दिया टेस्ट के बारे में। ओके ओके, चलो टेस्ट के बारे में क्लास के एंड में नहीं है, पर शुरू में ही बात कर लेते हैं ना। जो लोग जुड़ गए हैं, बहुत सारे 80 स्टूडेंट तो अभी जुड़ ही गए हैं, लेकिन बाद में जो जुड़ेंगे तो वो रिकॉर्डेड देख लेंगे। टेस्ट के बारे में 2-3 चीजें हैं। पहली चीज तो ये है कि अभी तक जो आपको 1-2 टेस्ट मिले हैं वो एक्चुअली सिर्फ हमारे ट्रायल ही थे। एक टेस्ट, जो पहला टेस्ट था, वो दिनेश सर ने ट्रायल किया था, टेस्ट बना के देखा था कि किस तरह से बनता है। अब उसमें उन्होंने हिंदी ऐड नहीं कर पाए थे, फिर मैंने अपनी
टीम से बनवाया टेस्ट, तो उसमें हमने हिंदी ऐड की है ना। आपके रेगुलर टेस्ट जो है वो 1 तारीख से शुरू हो जाएंगे, 1 तारीख से आपके डेली टेस्ट हुआ करेंगे। और टेस्ट जो है वो 3 तरह से होने वाले हैं आपके। पहले होंगे टॉपिक वाइज, दूसरे होंगे सेक्शन वाइज, और तीसरे होंगे एग्जाम वाइज। टॉपिक वाइज में जितने टॉपिक अपने हो चुके हैं उन टॉपिक वाइज में करीब 25 क्वेश्चन हर टेस्ट में हुआ करेगा। तो सिस्टोमेटिक उससे जमे हुए होंगे, तो पहला फिर दूसरा तीसरा, आप जब भी टाइम आपको है अब आप टेस्ट ओपन करो और टेस्ट दे दो, है ना। टॉपिक वाइज में तो जितने हो चुके हैं वो शुरुआत उनसे करेंगे, सेल से, एनाटॉमी फिजियोलॉजी से। टॉपिक वाइज के बाद में फिर सेक्शन वाइज होंगे, और सेक्शन वाइज में 50 क्वेश्चन अपन रखेंगे। और एग्जाम वाइज टेस्ट सीरीज में टेस्ट जो होंगे उनमें टेक्निकल पार्ट से 75 क्वेश्चन होंगे, 25 क्वेश्चन जो होंगे वो नॉन टेक्निकल पार्ट से होंगे, है ना। तो वो बिल्कुल एग्जाम की तरह ही उससे होगा। एग्जाम में जैसे आपके 2 घंटे होते हैं उस हिसाब से ही होगा एग्जाम वाइज टेस्ट सीरीज। और बाकी की जो टॉपिक वाइज हैं और सेक्शन वाइज हैं वो आपकी प्रैक्टिस के लिए होंगे। और एक चीज और बड़ी खास बता दूं मैं, कल वाला टेस्ट में बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम आई, कुछ दे भी नहीं पाए। फिर मेरी टीम बना रही थी और गलती से वो दोपहर में लाइव हो गया, तो कुछ स्टूडेंट ने दिया तो 18, 20, किसी ने 25, किसी ने 28 ऐसे करके टेस्ट देके और सबमिट कर दिया। तो आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं फिर बोल रहा हूँ वो सिर्फ एक ट्रायल था, है ना। सिस्टोमेटिक तरीके से अपने टेस्ट होंगे। और मैंने बता दिया भाई, टॉपिक वाइज में 25 होंगे, सेक्शन वाइज में 50 होंगे, एग्जाम वाइज में 75 होंगे, है ना। और साथ साथ में इंग्लिश के साथ में हिंदी भी क्वेश्चन में रहेगी। लेकिन हिंदी के क्वेश्चन आपको देखना है तो आप टेस्ट में जब जाएंगे तो ऊपर एक छोटा सा इस तरह से एक आइकॉन बना होगा, आप राइट साइड में इस तरह से, है ना, राइट साइड में एक छोटा सा आइकॉन होगा जिसमें इंग्लिश और हिंदी करके एक होगा, ऐसा, ऐसे, है ना। एक तरफ होगा इंग्लिश, एक तरफ हिंदी का लिखा होगा। तो उस पे आप क्लिक करोगे तो वो टेस्ट की लैंग्वेज बदल जाएगी। आप जैसे ही क्लिक करोगे तो हिंदी हो जाएगी, जैसे ही क्लिक करोगे इंग्लिश हो जाएगी। बिल्कुल अपन ने जैसा एग्जाम में होता है, व्यापम के एग्जाम में भी ऐसे ही होता है, अपन कभी भी उसकी लैंग्वेज बदल सकते हैं, हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी कर सकते हैं। तो बिल्कुल वैसा ही अपन ने किया है। टेस्ट आप दोगे तो आपके सामने तो क्वेश्चन इंग्लिश का रहेगा, लेकिन आप ऊपर टिक कर दोगे तो वो हिंदी में हो जाएगा। और फिर मान लो कोई क्वेश्चन फिर आपको इंग्लिश में करना है तो आप दोबारा टिक करोगे तो वो इंग्लिश में हो जाएगा, है ना। तो बहुत अच्छे तरीके से हम सब कुछ मैनेजमेंट कर रहे हैं। थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन आपका टाइम का वेस्टेज बिल्कुल भी नहीं होने दे रहे हैं हम। जितने जल्दी पॉसिबल हो रहा है उतनी जल्दी हम चीजों को कवर कर रहे हैं। 1 तारीख से मेरी कोशिश रहेगी, हम लोगों की कोशिश रहेगी कि डेली डेली कम से कम एक टेस्ट, आपको कुछ क्वेश्चन मिले जिनसे आप टेस्ट दें, अपनी प्रैक्टिस करें। ठीक है भाई, चलो आज के टॉपिक पे आते हैं, अपन ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। ब्लड शुगर बहुत अच्छा टॉपिक है भाई, ब्लड शुगर इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री में सबसे बेसिक टेस्ट जो होता है वो ब्लड शुगर। लेबोरेटरी में बायोकेमिस्ट्री में सबसे ज्यादा टेस्ट जो आता है वो ब्लड शुगर आता है। एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन आते हैं। कुछ चीजें अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं ब्लड शुगर के, ग्लूकोज के बारे में। ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म किस तरह से होता है वो अपन ने कार्बोहाइड्रेट के चैप्टर में पढ़ा। अब मेटाबॉलिज्म के बाद में जब अपन क्लिनिकल पे आएंगे तो क्लिनिकल में हम ये पढ़ेंगे कि हमारी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज का लेवल बढ़ता क्यों है, कम क्यों होता है ना। ये सब चीजें अपन पढ़ेंगे। टेस्ट कैसे करते हैं, टेस्ट के प्रिंसिपल, नॉर्मल वैल्यू, ये सब कुछ है हमारी क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री के अंदर इंक्लूड होंगी। तो सबसे पहले अपन यही डिस्कस करेंगे कि ब्लड शुगर का रेगुलेशन कैसे होता है। हमारी बॉडी में अगर ब्लड शुगर है तो वो किस तरह से रेगुलेट होगी। ठीक है, तो देखो 2 कंडीशन बनती है भाई। एक तो ब्लड का शुगर जब कम होता है तो हमारी बॉडी उसको बढ़ाती है, और अगर हमारे ब्लड में शुगर का लेवल ज्यादा हो रहा है तो उसको कम करती है। दोनों तरह का रेगुलेशन जरूरी है। बॉडी में ग्लूकोज का लेवल ज्यादा भी अच्छा नहीं है, कम भी अच्छा नहीं है, रेगुलेट होना बहुत जरूरी है, बिल्कुल मेंटेन होके चलना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो वो रेगुलेट कैसे होता है भाई, ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ता कैसे है, बढ़ेगा कैसे भाई, हम जो कुछ खाएंगे तो इंटेस्टाइन से हम जितनी भी शुगर खा रहे हैं, ग्लूकोज खा रहे हैं, तो जब वो एब्जॉर्ब होगी तो ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ेगा, है ना। पहले अपन ये देखते हैं कि ब्लड में शुगर के लेवल किस किस कंडीशन में बढ़ेंगे, ठीक है, फिर किस कंडीशन में घटते हैं वो अपन देखते हैं, रेगुलेट किस तरह से होता है अपनी बॉडी में। तो जब भी अपन कुछ खाएंगे तो इंटेस्टाइन से ग्लूकोज एब्जॉर्ब होगी तो ब्लड में वो ग्लूकोज पहुंचेगी और फिर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। फिर दूसरी कंडीशन हो सकती है ग्लाइकोजीनोलाइसिस, ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन और फिर लाइसिस, 2 वर्ड है यहाँ पर। जब ग्लाइकोजन टूटेगा, है ना, ग्लाइकोजन क्या होता है, वो अपन ने
अपने कार्बोहाइड्रेट वाले चैप्टर में डिस्कस किया था। ग्लूकोज का ही स्टोरेज फॉर्म होता है ग्लाइकोजन, तो जब ये ग्लाइकोजन टूटता है तो भी फिर अपने ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाता है ना। तो दूसरी कंडीशन ये हो गई। और तीसरी है ग्लूकोनियोजेनेसिस। नए तरीके से अपन ने लिपिड के थ्रू जब बनाए थे भाई, लिपिड से जब ग्लूकोज बनता है तो वो भी उसको लिए अपन ने वर्ड रखा था ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, तो इस कंडीशन में भी ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा। तो ब्लड में ग्लूकोज के लेवल बढ़ने की 3 अलग अलग कंडीशन हो सकती हैं। पहली कंडीशन, जब हम कुछ खाएंगे पिएंगे शुगर वाली, ग्लूकोज की, कार्बोहाइड्रेट की चीजें खाएंगे तो उनमें शुगर का लेवल बढ़ेगा। दूसरा, हमारे बॉडी में जो स्टोरेज है ग्लाइकोजन, जब वो टूटेगा तब भी बढ़ेगा। और तीसरा, हमारी बॉडी में जब फैट वगैरह, प्रोटीन वगैरह ये टूटते हैं तो उनसे भी फिर ग्लूकोज बनता है। ठीक है, फिर ब्लड में शुगर का लेवल कम कैसे होता है भाई, इस पे भी डिस्कस कर लेते हैं। इसकी भी 3 कंडीशन बन रही हैं भाई। कौन कौन सी 3 कंडीशन? या तो लैक्टोज या ग्लाइकोप्रोटीन आदि का सिंथेसिस हो जाए। अगर ग्लूकोज टूटे और ग्लूकोज से टूटकर या तो दूसरे कंपाउंड बन जाए, लैक्टोज बन जाए, या फिर ग्लाइकोप्रोटीन बन जाए, ग्लाइकोप्रोटीन बन के, या कोई और दूसरे भी कंपाउंड बन गए, तो उनसे अगर उनका सिंथेसिस हो गया तो फिर ब्लड में शुगर का लेवल कम हो जाएगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन है लीवर या टिश्यू में ग्लाइकोजन के रूप में कन्वर्ट हो जाए। हमारा जो लीवर है अगर उसको स्टोरेज फॉर्म में कन्वर्ट कर दे, ब्लड में शुगर का लेवल अगर ज्यादा है और अगर लीवर को अगर ये लगता है कि भाई शुगर ज्यादा है तो इसको थोड़ा सा स्टोरेज कर देना चाहिए, तो वो अगर स्टोरेज कर दे ग्लाइकोजन के रूप में, तब भी ब्लड में शुगर का लेवल कम हो जाएगा। फिर तीसरी एक और है कि फैट के सिंथेसिस द्वारा, वो अपन ने ये सब कुछ अपन ने कार्बोहाइड्रेट में पढ़ा था, है ना। कार्बोहाइड्रेट में अपन ने क्या देखा था भाई, पहले तो कोशिश करता है लीवर कि ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करे, लेकिन ग्लाइकोजन की जो कैपेसिटी है अगर वो भी एंड हो गई तो फिर वो शुगर को, ग्लूकोज को फैट में कन्वर्ट करने लगता है। तो फैट का सिंथेसिस करने लगे तब भी फिर ग्लूकोज का लेवल जो होगा वो कम होगा, है ना। तो 3 ऐसी कंडीशन है जिसमें शुगर का लेवल बढ़ेगा, 3 ऐसी कंडीशन है जिसमें शुगर का लेवल कम होगा। और ये 3 जो कंडीशन है उनको ही रेगुलेट करके हमारी बॉडी जो होती है वो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल, ब्लड में शुगर का लेवल जो होता है वो बिल्कुल मेंटेन करके रखती है। ठीक है, अब मेंटेन करने के लिए वैसे तो 2 हार्मोन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं शुगर के लेवल को कंट्रोल करने के लिए। पहला है इंसुलिन और दूसरा है ग्लूकेगॉन। लेकिन इनके अलावा और 2-3 हार्मोन और भी हैं जो और हेल्प करते हैं ग्लूकोज के रेगुलेशन में। अगला है थायरॉक्सिन, एड्रिनेलिन, ग्रोथ हार्मोन, ACTH, है ना। ये कुछ और हार्मोन भी हैं जो ग्लूकोज को रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं। वैसे मेजर अगर अपन देखें तो मेजरली इंसुलिन और ग्लूकेगॉन, ये 2 हार्मोन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं भाई अपन, समझते हुए चलते हैं। इंसुलिन क्या कैसे करता है, अपन ने पढ़ा था पहले। लैंगरहैंस के जो आइसोलेट होते हैं उनमें बीटा सेल द्वारा ये सीक्रेट होता है इंसुलिन, और इंसुलिन की अगर एब्सेंस होती है तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। ग्लूकोज का अपन ने, इंसुलिन का अपन ने क्या पढ़ा था, इंसुलिन जो होता है वो ग्लूकोज को तोड़ता है और तोड़कर उसको छोटे फॉर्म में कन्वर्ट करता है ना। ग्लूकोज को तोड़ने का काम इंसुलिन करता है, मतलब इंसुलिन जो होगा ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम करता है। और इंसुलिन अगर नहीं होगा बॉडी में तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। इंसुलिन अगर कम है या नहीं है बिल्कुल, तो फिर ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा। ग्लूकोगॉन दूसरा अपन ने हार्मोन पढ़ा था, ये अपन डिस्कस कर चुके हैं हालांकि ऑलरेडी। ये जो होता है ये अल्फा सेल से सीक्रेट होता है, और ये होता है जो ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस और लाइपोलाइसिस, इनको स्टिमुलेट करने का काम करता है। ये अपन पढ़ चुके हैं। लेकिन इनके अलावा, 2 के अलावा देखो, इंसुलिन जो होता है वो ब्लड में शुगर के लेवल को कम करता है, ग्लूकोगॉन ब्लड में शुगर के लेवल को बढ़ाता है। ठीक है, इसके अलावा और कौन कौन सी हार्मोन है, एक थायरॉक्सिन है। थायरॉक्सिन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन में इंक्रीजमेंट कर देता है। मतलब हम अगर ग्लूकोज खा रहे हैं तो वो ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब हो ग्लूकोज, उसको कंट्रोल करता है थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन क्या करता है, हम जो कुछ भी खाते हैं उसमें हमारे जो न्यूट्रिएंट होते हैं उनको एब्जॉर्ब कराने का काम जो होता है वो थायरॉक्सिन का होता है।
थायरॉक्सिन हार्मोन अगर अच्छा काम करे तो हम जो कुछ भी खा रहे हैं वो अच्छे से एब्जॉर्ब होता है, तो हमारी बॉडी को वो लगता है, हमारी मसल्स को जो न्यूट्रिएंट है वो लगते हैं। ठीक है, अगर वो नहीं होंगे तो हम भले ही कितना अच्छा खा रहे हैं लेकिन वो न्यूट्रिएंट सारे स्टूल के थ्रू वेस्ट हो जाएंगे, है ना। तो थायरॉक्सिन जो होता है वो ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कराएगा। ठीक है, और एब्जॉर्ब कराएगा तो ब्लड में ग्लूकोज की लेवल बढ़ेगी। इसके अलावा ग्लाइकोजिनोलाइसिस को भी स्टिमुलेट करेगा। अगर ग्लाइकोजन है तो ग्लाइकोजन को तोड़ने का काम भी थायरॉक्सिन करता है, थायरॉक्सिन भी उसमें हेल्प करता है। बाकी के जो हार्मोन है एड्रिनलिन, ग्रोथ हार्मोन और एसीटीएच, ये क्या करते हैं, ये टिश्यू में ग्लूकोज के अपटेक को इनहिबिट करते हैं। अगर हमारे जो टिश्यू है तो टिश्यू में ग्लूकोज का अपटेक नहीं होने देते, ग्लूकोज को टिश्यू के अंदर नहीं ज्यादा जाने देते, है ना। कम से कम एनर्जी में टिश्यू का काम चलाते हैं। तो कौन से, एड्रिनलिन, ग्रोथ हार्मोन, एसीटीएच, जिसकी वजह से ब्लड में ग्लूकोज का लेवल, शुगर का लेवल बढ़ता है। इसके अलावा ग्लाइकोजिनोलाइसिस में भी ये हेल्प करते हैं, ये हार्मोन एड्रिनलिन, ग्रोथ हार्मोन और एसीटीएच। तो अपन ये कह सकते हैं भाई दो तो अपने मेजर हैं, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, लेकिन उनके अलावा तीन और फिर हैं अपने, थायरॉक्सिन है, टोटल वैसे चार हो रहे हैं, थायरॉक्सिन हो रहे हैं, एड्रिनलिन, ग्रोथ हार्मोन और एसीटीएच। ये चार हार्मोन भी ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करने का, रेगुलेट करने का काम करते हैं। बहुत सारे लोगों के मैसेज हैं, तो एक बार मैं मैसेज को देख लूं, उसके बाद अपन आगे कंटिन्यू करेंगे। सर इस शायरी को ग्रुप में अपडेट कर दीजिएगा। चलो सर, टेस्ट शो नहीं हो रहा, तो टेस्ट के लिए पूजा मैंने बोला, हाँ जिनको टेस्ट शो नहीं हो रहा है, अब देखो शायद कल परसों की क्लास में मैंने बोला था कि टेस्ट के लिए एक अलग कोर्स बना दिया है, लेकिन उसमें दिक्कत क्या हो रही है भाई, अपन ने फीस, आप लोगों ने फीस जमा की है और आप लोगों के लिए ही सुविधाएं प्रोवाइड होना चाहिए, है ना। कुछ टेस्ट ऐसे हैं जो हम उस जो एक टेस्ट सीरीज वाला ग्रुप है उसमें ऐड करेंगे। तो वो क्यों जरूरी है, क्योंकि अदर के जो इन्होंने फीस नहीं भी दी है तो भी अगर वो टेस्ट देंगे तो उनके साथ आपका कंपैरिजन होगा, तो आपको एक मालूम चले कि भाई बाकी लोग जो हैं उनके कंपैरिजन में आपकी कितनी तैयारी है। क्योंकि अभी अपनी क्लास में 250 के करीब स्टूडेंट हैं, लेकिन 250 के अलावा करीब 700 स्टूडेंटों ने ऐप को डाउनलोड किया है और धीरे धीरे करते जा रहे हैं, डेली की डेली ये संख्या बढ़ती जा रही है। तो आपके अलावा भले ही वो क्लासेस नहीं ले रहे हैं तो उनको पूरी फैसिलिटी नहीं मिलेंगी, जिन्होंने कोर्स फीस पे नहीं की है, कोर्स परचेस नहीं किया है, लेकिन कुछ थोड़े बहुत 10 या 15 टोटल टेस्ट उनको प्रोवाइड करेंगे। तो उसमें आप भी शामिल होंगे, वो भी शामिल होंगे, ताकि उससे क्या होगा कि आप लोगों को ये भी मालूम चलेगा कि भाई अपनी क्लास के अलावा भी जो अदर स्टूडेंट हैं उनके कंपैरिजन में आपकी कितनी तैयारी है ना। हमको भी मालूम चलेगा कि भाई अदर के जो स्टूडेंट हैं, क्लास से बाहर के जो स्टूडेंट हैं, वो कितनी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो कुछ टेस्ट जो है उनके लिए एक फ्री वाला कोर्स बनाया है, तो उसमें टेस्ट होंगे, लेकिन वो कुछ लिमिटेड ही तो टेस्ट होंगे, है ना। फिर दिनेश सर ने कहा भाई जिन्होंने फीस दी है उनके लिए ही अपन टेस्ट बनाएं, और मोस्टली ज्यादातर टेस्ट अपन इस ग्रुप 5 वाले कोर्स में ही अपलोड करें। तो ग्रुप 5 वाले कोर्स में ही, जब हमारी जो क्लास है, पहले हमारी मेरी क्लास है, फिर दिनेश सर की है, फिर मैथ की है, फिर हिंदी की है, फिर इंग्लिश की है, सबसे लास्ट में जाके आपको टेस्ट सीरीज मिलेंगी। तो अभी फिलहाल अगर आप आज खोलेंगे तो आज आपको एक सेक्शन वाइज करके एक हेडिंग दिखेगी, एक फाइल दिखेगी, उसको आप खोलेंगे तो उसकी एक नीचे एक फाइल खुल जाएगी। ठीक है, लेकिन फिर कुछ दिनों बाद उसमें 3 फाइलें और 2 और फाइलें ऐड हो जाएंगी, तो टोटल 3 फाइलें टेस्ट सीरीज की हो जाएंगी, टॉपिक वाइज, सेक्शन वाइज और एग्जाम वाइज। ठीक है, उनको खोलकर फिर आप टेस्ट को दे सकते हो। ठीक है, कल नहीं दे पाए कोई बात नहीं प्रियंका, जिन्होंने भी नहीं दिए थे मैंने अपनी टीम से बोल के मैसेज डलवाया भी था, सिर्फ ट्रायल चल रहे थे टेस्ट के। बहुत अच्छे टेस्ट सीरीज अपनी चलने वाली है, और उसमें अभी जो टेस्ट है भी, कल का जो टेस्ट था उसमें एक्चुअली वही क्वेश्चन थे जो दिनेश सर ने अपनी क्लास में आप लोगों से डिस्कस किए थे। तो उसमें इतना बहुत ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, आपको बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नहीं दे पाए तो कोई दिक्कत नहीं, जो सर ने आपको ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं वही क्वेश्चन थे, वो सिर्फ हमारा एक टेस्ट था, ट्रायल था। ठीक है, बिल्कुल राखी ने लिखा है कि सर डेली टेस्ट होंगे, बिल्कुल 1 तारीख से आपके डेली टेस्ट होंगे, और हमारी बिल्कुल कोशिश है, धीरे धीरे हमारी टीम में और लोग जुड़ते जा रहे हैं और ऑपरेटर वगैरह जुड़ते जा रहे हैं, तो वो काम फिर और फास्ट होने लगेगा। ठीक है, बाकी आप बिल्कुल टेंशन मत लिया करो, है ना। मेरी टीम पूरी आपकी हेल्प के लिए हमेशा तत्पर है, तैयार है हमारी टीम। ठीक है, और रिजल्ट कब आएगा वो मिल जाएगा, वो तो सिर्फ ट्रायल है, उस पर रिजल्ट पे ज्यादा मत जाओ। सर टेस्ट होने के बाद टेस्ट अपलोड रहेगा, हाँ टेस्ट होने के बाद भी अपलोड रहेगा, वो कर लेंगे अपन। लैपटॉप में चलने वाला ऐप दीजिए, अभी लैपटॉप में चलने वाला ऐप नहीं है कृष्णा सर, ये लैंग्वेज
लेंगरहेंस, वही, हाँ वही है लेंगरहेंस। अभी जयप्रकाश ये अपन ने पहले पढ़ चुके थे। कल वाला टेस्ट नहीं ओपन हो रहा तो उनसे मैं बात कर लूंगा, जिनका भी ओपन नहीं हो रहा वो मैसेज डाल देना। वो ट्रायल है, कोई दिक्कत नहीं, जिनका नहीं भी हुआ तो अपन देख लेंगे। सर आपने यूट्यूब पे सारी नहीं की है एच कुमार। पहली बात तो ये है कि यूट्यूब पे ऑलरेडी मेरी डिलीट हो गई थी, वो तो पुराने बैच की हैं, उसमें और इसमें बहुत ज्यादा जमीन आसमान का अंतर है ना। उसको पूरी अपलोड में करूंगा भी नहीं। वो एक्चुअली ऑलरेडी अपलोड थी, वो किसी वजह से डिलीट हो गई थी, तो उसकी टेंशन मत लो आप। यूट्यूब पे नहीं मिलेंगी आपको सारी क्लास, ठीक है। कोई बात नहीं, किसी के 18 सर, मेरा तो एक ही क्वेश्चन खुला था, कोई दिक्कत नहीं भाई, एक खुला हो 18 खुला हो, अपन क्लास कंटिन्यू करते हैं। इस तरह की बातें आप बाद में किया करो ताकि अपनी क्लास में डिस्टरबेंस ना हो, क्लास में ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो, है ना। जितनी भी टेस्ट के रिगार्डिंग जो कुछ भी बातें हैं वो सब आप मैसेज में डाल दिया करो। पहले मेरी टीम उसको हैंडल करती है, हमारी टीम हम उसको हैंडल करती है। अगर वो टीम हैंडल नहीं कर पाए तो फिर बाद में मैं भी बात करता हूँ। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं क्लास को। टॉपिक छोटा ही है इसलिए मैं इतना डिस्कशन कर भी रहा हूँ, नहीं तो अदरवाइज छोटे मोटे मैसेज को मुझे नेगलेक्ट करना पड़ता है। चलो आगे चलते हैं भाई। ब्लड शुगर का रेगुलेशन में मैंने कहा कि दो हार्मोन इंपोर्टेंट है, पहला है इंसुलिन और दूसरा है ग्लूकागॉन, है ना। जबकि भी हम कुछ खाते हैं, मान लो हमने आइसक्रीम खाई और आइसक्रीम में ग्लूकोज होता है बहुत ज्यादा, जो भी मीठे चीजें हैं, हमने चाहे ग्लूकोज आइसक्रीम खाई, चाहे जलेबी खाई या कुछ भी मीठा ने शक्कर खाई है ना, तो उससे क्या होगा, उसमें शुगर का लेवल बढ़ जाएगा। पहले हमारे ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ेगा, क्यों? क्योंकि हमने जब खाया तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होकर ग्लूकोज जो है वो ब्लड में पहुंचेगी, है ना। अब यहाँ पर पेंक्रियास की बीटा सेल एक्टिवेट हो जाएंगी और वो इंसुलिन को सीक्रेट करेंगी। और इंसुलिन क्या करेगा, इंसुलिन जो होगा वो उसमें शुगर को तोड़ने का काम करेगा, है ना। और इस शुगर को तोड़ने का काम करेगा और उसको ग्लाइकोजन के रूप में कन्वर्ट करेगा, तो जिससे जो ब्लड का शुगर का लेवल जितना भी बड़ा है वो दोबारा से ब्लड का शुगर का लेवल जो होता है वो कम हो जाता है और नॉर्मल जो लेवल होता है उस लेवल पे आ जाता है। ठीक है, देखो दो इस तरह से हमारी बॉडी रेगुलेट करती है ब्लड के ग्लूकोज को, है ना। अगर ब्लड का शुगर का लेवल बढ़ा तो इंसुलिन उसको तोड़ेगा या फिर ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने लगेगा, तो वो दोबारा से ब्लड शुगर हो जाएगी। या फिर दूसरी कंडीशन आ गई कि भाई ब्लड में शुगर का लेवल कम हो गया, मान लो हमने खाया ही नहीं, सुबह से दिन भर से खाया ही नहीं हमने कुछ भी, तो शुगर का लेवल अगर कम हो जाता है तो उस टाइम पे फिर अल्फा सेल एक्टिवेट हो जाएंगी पेंक्रियास की, ना। पेंक्रियास की बीटा सेल कब होंगी, जब हमने खाया, और जब हमने बहुत देर तक नहीं खाया तो अल्फा सीक्रेट होने लगेंगी, अल्फा सेल जो होंगी वो एक्टिवेट होंगी और वो ग्लूकागॉन हार्मोन को सीक्रेट करेंगी। ग्लूकागॉन जो होता है वो ग्लाइकोजन को तोड़ेगा और ग्लाइकोजन को तोड़ने से दोबारा से ग्लूकोज बनेगा, दोबारा जो ग्लूकोज होता है वो ब्लड में मिलेगा और उसमें ब्लड में शुगर के लेवल को बढ़ा देगा। मतलब ये दोनों हार्मोन जो होते हैं वो इस तरह से अपनी बॉडी में, अपने ब्लड में ब्लड के शुगर को लेवल को मेंटेन करके चलते हैं। ठीक है, दो कंडीशन आती है भाई अपनी, अगर कोई पेशेंट शुगर का पेशेंट है ना, शुगर का पेशेंट का मतलब ज्यादातर कंडीशन में शुगर पेशेंट बोलने का मतलब अपना ये होता है कि उसकी शुगर लेवल बड़ा है, ज्यादा है ना। मोस्टली 99% केसेस जो होते हैं वो डायबिटिक वाले ही मिलते हैं, लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी आते हैं 1 या 2% जिसमें शुगर का लेवल कम भी हो सकता है। और अगर कम हुआ तो वो तो और ज्यादा खतरनाक है। ज्यादा लेवल तो ऐसा है कि थोड़े बहुत हद तक तो डायबिटिक जो है वो कंट्रोल रहती है, कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन अगर ब्लड का शुगर लेवल बहुत ज्यादा कम हो जाए तो वो पेशेंट कोमा में भी जा सकता है और डेथ तक भी हो सकती है अगर बहुत ज्यादा कम हो जाए ग्लूकोज का लेवल, क्योंकि हमारी जो बॉडी के टिश्यू होते हैं वो डेड होने लगते हैं। ठीक है, तो अगर अपन डिसीज की बात करें तो दो कंडीशन बनती है। पहली बनती है अपनी हाइपर ग्लाइसेमिया, ब्लड का शुगर लेवल जब बढ़ जाए तो वो अपना हाइपर ग्लाइसेमिया कहलाएगा और इसको अपन अपनी कॉमन भाषा में डायबिटीज भी कहते हैं, हालांकि डायबिटीज के टाइप अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और अगर ब्लड में शुगर का लेवल कम हो जाए तो उसको अपन बोलेंगे हाइपोग्लाइसेमिया। हाइपर और हाइपो ये दो शब्द जो है वो बहुत यूज होते हैं अपने मेडिकल टर्म में। हाइपर मतलब ज्यादा, हाइपो मतलब कम। तो अगर ग्लूकोज का ज्यादा होगा लेवल तो हाइपरग्लाइसेमिया, कम होगा तो हाइपोग्लाइसेमिया। किस किस कंडीशन में होगा, तो जो अपन ने अभी रेगुलेशन में देखा तो उसी से ही बिल्कुल कोरिलेशन है। अगर इंसुलिन की कमी होगी, इंसुलिन की कमी होगी तो
शुगर टूट नहीं पाएगी, शुगर नहीं टूट पाएगी, ग्लाइकोजन नहीं बन पाएगा, जिसकी वजह से शुगर का लेवल बढ़ेगा। इसके अलावा हमने देखे थे भाई और भी हार्मोन है हमारे, थायराइड है, एड्रिनल है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, इनके हार्मोन है ना। अगर ये काम नहीं करेंगे तब भी फिर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। और एक और है कुशिंग डिसीज, कुशिंग सिंड्रोम, ये अपने आगे चल के आने वाला है, फिलहाल इसको छोड़ के रखो, है ना। ये भी हार्मोन की वजह से होता है, हार्मोन वाले चैप्टर पे अपन इसको डिस्कस करेंगे। हाइपोग्लाइसेमिया क्या होता है भाई? हाइपोग्लाइसेमिया में शुगर का लेवल कम होगा, और इसमें क्या होता है, इंसुलिन जब ज्यादा सीक्रेट होने लगे, इंसुलिन का अगर ओवरडोज हो जाए, इंसुलिन ज्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ग्लूकोज बहुत ज्यादा मात्रा में टूटने लगेगी, ग्लूकोज ज्यादा मात्रा में टूटेगी तो ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा। बिल्कुल सेम चीजें हैं, दोनों एक दूसरे से अपोजिट हैं। इंसुलिन कम होगा तो शुगर ज्यादा होगी, इंसुलिन ज्यादा होगा तो शुगर कम हो जाएगी, है ना। इसी तरह से थायराइड एड्रिनल वाले जो हार्मोन है, वो हार्मोन अगर हाइपर एक्टिव है तो भी ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा, अगर एक्टिव कम है तो भी ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, अपन कंटिन्यू करते हैं। डायबिटिक की बात करें तो भाई, शुगर पेशेंट की अपन बात करें तो शुगर पेशेंट में सबसे कॉमन जो डिसीज होती है वो होती है हमारी डायबिटीज, है ना। और डायबिटीज बड़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए भी, इससे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के लिए। डायबिटीज का पूरा नाम जो है वो डायबिटीज मिलाइटस है। शुगर, ब्लड में शुगर का लेवल अगर बढ़ता है तो उसको हम डायबिटीज मिलाइटस कहेंगे। डायबिटीज मिलाइटस 4 तरह से हो सकती है। कौन कौन से 4 टाइप हैं अपन देखते हैं। पहला है टाइप 1, टाइप 1 जो है उसका नाम भी टाइप 1 ही है। दूसरा है टाइप 2, है ना। तीसरा है गैस्टेशन, और चौथा है फिर अदर टाइप। ये 4 टाइप में डायबिटीज मिलाइटस को अपन क्लासिफाई करते हैं। किस तरह से करेंगे भाई, टाइप 1 वाला जो होता है उसमें इंसुलिन डिपेंडेंट होता है। इंसुलिन अगर किसी पेशेंट का बन नहीं पा रहा है या फिर बहुत ही ज्यादा लो क्वांटिटी में बन पा रहा है, बहुत कम बन पा रहा है अगर इंसुलिन, तो उस कंडीशन में ग्लूकोज का लेवल जो होता है वो बढ़ जाता है, क्योंकि इंसुलिन ग्लूकोज को तोड़ नहीं पाता, है ना। तो ग्लूकोज का लेवल तोड़ नहीं पाएगा तो ग्लूकोज का लेवल कंट्रोल नहीं होगा, बढ़ जाएगा, है ना। इस तरह की जो डायबिटीज होती है वो टाइप 1 डायबिटीज कहलाती है। और टाइप 1 डायबिटीज जो होती है उनको अपन आईडीडीएम भी बोलते हैं। बड़ा अच्छा वर्ड है, एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट है, डायबिटीज से क्वेश्चन बनते हैं। आईडीडीएम मतलब, आईडीडीएम का फुल फॉर्म जो होता है वो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मिलाइटस। मतलब इंसुलिन की वजह से, इंसुलिन सीक्रेट नहीं हो पा रहा है या बहुत कम सीक्रेट हो रहा था, इस वजह से अगर ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा है तो उसको हम आईडीडीएम या फिर टाइप 1 वाली डायबिटीज कहते हैं। दूसरी है टाइप 2। टाइप 2 का मतलब क्या है भाई, इसमें इंसुलिन बन तो रही है लेकिन अगर हमारी बॉडी उसका यूटिलाइज नहीं कर पा रही, हमारे देखो इंसुलिन तो बन रही लेकिन उसका किसी वजह से यूटिलाइज नहीं हो पा रहा। तो अगर इस तरह से यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है और इंसुलिन बन भी रही तो भी, तो इस तरह की जो डायबिटीज होती है उसे हम टाइप 2 डायबिटीज कहते हैं। और इसके लिए भी एक और नाम है NIDDM। NIDDM का मतलब क्या है, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मिलाइटस, है ना। इसमें क्या है, नॉन इंसुलिन है डिपेंडेंट, ये इंसुलिन पे डिपेंड नहीं, इंसुलिन तो बन रहा है, अपन ने पहले ही बात कर ली। इंसुलिन अगर बन रहा है लेकिन तो भी हमारी बॉडी उस इंसुलिन का यूटिलाइज नहीं कर पा रही हो, तो इस तरह की डायबिटीज हमारी टाइप 2 डायबिटीज कहलाती है। फिर तीसरी एक और है गैस्टेशन। गैस्टेशन प्रेग्नेंट लेडी में जो डायबिटीज होती है मोस्टली, उस तरह की डायबिटीज होती है उसको हम गैस्टेशन डायबिटीज कहते हैं। और होता क्या है ये, प्रेगनेंसी में ब्लड का शुगर का लेवल बढ़ता है, और इतना बढ़ता है कि इंसुलिन बन भी रहा है, अच्छा बन रहा है, जितना एक नॉर्मल कंडीशन में बनना चाहिए इंसुलिन उतना बन रहा है, लेकिन ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा है। तो उस वजह से अगर उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है इंसुलिन हार्मोन, तब जो डायबिटीज होगी, तब जो डायबिटीज होती है उसको हम गैस्टेशन डायबिटीज कहते हैं, है ना। तो प्रेगनेंसी की वजह से ब्लड का शुगर का लेवल बढ़े, उस कंडीशन को हम गैस्टेशन डायबिटीज मिलाइटस कहते हैं। ठीक है, फिर एक अदर टाइप और भी है। तो इन तीन, ये जो तीन है वो सबसे मेन है ना। इनमें दो तो सबसे ज्यादा टाइप 1 और टाइप 2 सबसे ज्यादा कॉमन है। गैस्टेशन इसके बाद फिर प्रेग्नेंट लेडी में है, लेकिन 3 के अलावा फिर बाकी जितनी भी डायबिटीज के कॉमन कॉज हैं, किसी और वजह से अगर शुगर के लेवल बढ़ते हैं तो सबको वो एक साथ फिर अपन अदर टाइप में डाल देते हैं, है ना। तो उसके फिर कोई भी रीजन हो,
क्या रीजन हो सकते हैं? जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है, किसी के माँ बाप को शुगर की बीमारी थी, उसकी वजह से किसी को, बच्चे को भी शुगर की बीमारी हो जाए, है ना। तो इस तरह से अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुई जिसकी वजह से अगर शुगर है, तो उसे हम अदर टाइप में डाल देते हैं। और उसमें अदर में एक सबसे कॉमन है मोडी, MODY। MODY इसका फुल फॉर्म अपन देखते हैं आगे, थोड़ा और इसको डिस्कस करते हैं, वन बाई वन अपन एक एक को डिस्कस करेंगे। अदर टाइप वाले जो मोडी है, उसके अलावा एक और भी है, उनको भी अपन डिस्कस करते हैं। GDM भी कहते हैं। टॉलरेंस पे बात करेंगे दिनेश अपन, बिल्कुल, है ना। थोड़ा सा पेशेंस रखो। चलो चलते हैं आगे, वन बाई वन अपन एक एक को डिस्कस करते हैं। जो अभी अपन ने ग्राफ में समझा, 4 टाइप की डायबिटीज होती हैं, उसमें पहली वाली अपन ने देखी टाइप 1, इसको अपन IDDM भी कहते हैं। और एक बड़ा अच्छा वर्ड है जुवेनाइल। ये इस तरह के जो अलग से वर्ड होते हैं, ये एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इनसे क्वेश्चन बनते हैं, है ना। जुवेनाइल इस तरह की जो डिसीज है, डायबिटीज है, उसको अपन IDDM तो बोलते ही हैं, इंसुलिन पे डिपेंडेंट है, लेकिन इसके अलावा इसको अपन जुवेनाइल डायबिटीज मेलाइटस भी कहते हैं। जुवेनाइल क्यों कहते हैं भाई? क्योंकि ये मोस्टली देखा गया है कि ये यूजुअली यंग लोगों में होती है, यंग लोगों में, 18 से 20 साल 22 साल के लोगों में डायबिटीज इसी तरह की होती है, इंसुलिन डिपेंडेंट। उनमें इंसुलिन कम बनना शुरू हो जाता है किसी वजह से, है ना, या फिर बनना पूरी तरह से बंद हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह की जो डिसीज है वो टाइप 1 कहलाती है। और ये किस वजह से होती है? इसमें कोई ऑटोइम्यून डिसीज हो जाए, प्रोसेस हो जाए, जिसकी वजह से बीटा सेल जो है वो, पेंक्रियास की जो बीटा सेल है वो उनमें डिस्ट्रक्शन हो जाता है, टूट जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। पेंक्रियास की बीटा सेल अगर खत्म हो गई तो उनकी वजह से अगर इंसुलिन नहीं बन पा रहा, तब जो डायबिटीज होगी वो टाइप 1 होगी। इसे अपन IDDM भी बोलेंगे और जुवेनाइल भी बोलेंगे, है ना। जुवेनाइल का एक्चुअली, ये जुवेनाइल सिर्फ एक इंग्लिश का वर्ड है, इसकी हिंदी ही होती है यौवन अवस्था, ठीक है। तो यौवन अवस्था में मतलब जो यंग पर्सन में जो डिसीज होगी, डायबिटीज होगी, उसको अपन IDDM कहेंगे। और ये, इसका रीजन सिर्फ यही होगा, इंसुलिन डेफिशिएंसी की वजह से ही ये डिसीज होगी, ठीक है। टाइप 2 वाली जिसे अपन ने NIDDM कहा था, इसे एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज भी कहते हैं। देखो, ये जुवेनाइल में हो रही थी, यंग लोगों में हो रही थी, ये जो होती है वो एडल्ट लोगों को होती है, नॉन इंसुलिन वाली, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इंसुलिन का यूटिलाइज नहीं हो पाता, ये अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। और ज्यादातर अपन देखते हैं कि डायबिटीज मेलाइटस में सबसे कॉमन रूप जो होता है, सबसे कॉमन डायबिटीज जो है वो यही वाली है, NIDDM वाली। डायबिटीज में अपन ने 4 टाइप पढ़े हैं, उन चारों टाइप में सबसे ज्यादा जो डायबिटीज के केस मिलते हैं वो NIDDM के ही मिलते हैं, एडल्ट पर्सन को, जिनमें मोटापा ज्यादा है, जो एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते हैं, है ना। तो सबसे कॉमन फॉर्म जो है वो यही है, टाइप 2 वाली डायबिटीज सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। और इसमें फैमिली की हिस्ट्री, ओल्ड एज, ओबेसिटी, ये सब भी एक रीजन हो सकता है। किसी का मोटापा बहुत ज्यादा है, फैमिली हिस्ट्री की वजह से भी हो सकता है, ठीक है, NIDDM, ठीक। फिर इसके अलावा 2 और अपन ने देखे थे, पहला गैस्टेशन, जिसको अपन GDM भी कहते हैं, गोपाल ने लिखा भी मैसेज में, गैस्टेशन को अपन GDM भी कहते हैं, बिल्कुल सही। और ये प्रेगनेंसी के दौरान जो होती है वो हमारी गैस्टेशन डायबिटीज कहलाएगी, ये अपन ने डिस्कस किया। चौथे नंबर की मैं बात कर रहा था, अदर जो भी होंगे उनको अपन सेकेंडरी डायबिटीज भी कहते हैं। सबसे मेन रीजन, सबसे कॉमन वाले जो रीजन है वो तो अपन ने डिस्कस किए, इनको छोड़कर जितने भी रीजन होंगे वो हमने अदर टाइप में इंक्लूड कर देते हैं। तो अदर टाइप में एक अपन ने मोडी शब्द, MODY, ये पढ़ा। इसका मतलब क्या होता है? मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज इन यूथ। इसमें होता क्या है, इसमें बीटा सेल के जो फंक्शन में जेनेटिक डिफेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से बीटा सेल अच्छे से काम नहीं करती। किसी जेनेटिक डिफेक्ट की वजह से अगर बीटा सेल्स काम करना बंद कर दें, वो तो हैं, तो देखो, पहली चीज जो कंडीशन अपन ने पढ़ी थी इंसुलिन डिपेंडेंट, उनमें डिस्ट्रक्शन हो गया था, पेंक्रियास जो बीटा सेल्स हैं वो खत्म हो गई थी। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे कोई ऐसा डिफेक्ट हो गया जिसकी वजह से वो है तो, लेकिन वो अच्छे से काम नहीं कर पा रही, फंक्शन नहीं कर पा रही, है ना। तो इस तरह के कारण, अगर जब शुगर का लेवल बढ़ता है, इंसुलिन काम नहीं कर पा रहा, तो जब शुगर का लेवल बढ़ेगा तो उसे अपन
मोडी बोलेंगे, मोडी मतलब मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज इन यूथ, ठीक है। और फिर इसके अलावा भी कुछ और दूसरे कारण भी हो सकते हैं जिसकी वजह से अगर डायबिटीज हो रही है ना। अब इसके बहुत छोटे मोटे कारण हैं, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपोर्टेंट में अपना आईजीडीएम, 3 अपने लिए ज्यादा इंपोर्टेंट है। एक मोडी का फुल फॉर्म कभी एग्जाम में जाए तो जरूर ध्यान रखना, मोडी का जो फॉर्म होता है MODY का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज इन यूथ, ठीक है। चलो, तो ये हैं अपने टोटल 4 टाइप डायबिटीज के। और अपन ने जो डिस्कस किया था इंसुलिन का, ये नोट्स में आपको इस तरह ग्राफ मिलेंगे, तो एक बार इसको भी आप देख लेना। हमारी मसल्स जब टाइप 1 वाली डायबिटीज होती है तो टाइप 1 वाली डायबिटीज में इंसुलिन नहीं बन पाता है ना। इंसुलिन नहीं बन पाएगा तो वो शुगर को कंट्रोल ही नहीं कर पाएगी। टाइप 2 में अपन ने देखा था इंसुलिन में जो हमारी मसल्स है उनको यूटिलाइज नहीं कर पाती। तो सेम चीज है, ये ग्राफ में मैंने ये भी डाला है। कभी बार क्या होता है, अपन एक ही चीज थ्योरी को अपन एक ग्राफ से, एक इमेज से नहीं समझ पाते, तो दूसरे इमेज के थ्रू आप थोड़ा और समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ वो जो अपन ने अभी डिस्कस किया वही चीज है, एक बार आप नोट्स में पढ़ लेना। आगे बढ़ते हैं अपन, शुगर की रेफरेंस रेंज, शुगर की जो नॉर्मल रेंज होती है। अपन ने कल जब ब्लड कलेक्शन का चैप्टर पढ़ा तो ब्लड कलेक्शन में जितने भी क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री में नॉर्मल वैल्यू आती है वो सारी मैंने इंक्लूड कर दी उसमें, है ना। लेकिन अपन ने एक चीज डिस्कशन किया था कि भाई शुरुआत में जो मैंने टेबल डाली है वो एक शॉर्ट फॉर्म है। शॉर्ट फॉर्म में अगर अपन देखो, अब डायबिटीज की बात करते हैं तो फास्टिंग की अलग वैल्यू होती है, पोस्ट पेरेंडियल की अलग वैल्यू होती है ना, एडल्ट में अलग होती है, इन्फेंट में अलग होती है। तो अगर इस तरह से और अगर अपन टेबल में इंक्लूड करें तो टेबल बहुत लंबी हो जाती है ना। तो कई जगह पे तो अपन को जरूरत नहीं है ज्यादा याद करने की, मेल में अलग याद करो, फीमेल में या एडल्ट में अलग याद करो, लेकिन कुछ वैल्यू जरूर अपने लिए इंपॉर्टेंट है। शुगर में देखो जैसे आप, और शुगर में तो फिर यूनिट भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। एडल्ट में अपन ने 70 से 110 मिलीग्राम पर डीएल, ये अपन ने फास्टिंग वाली वैल्यू पढ़ी, ठीक है। इसकी ये जो यूनिट है ये अपनी कन्वेंशनल यूनिट है। एसआई यूनिट में इसकी जो वैल्यू होती है वो 3.3 से लेकर 6.1 एम मोल पर लीटर होती है। अब ये कन्वेंशनल और एसआई यूनिट क्या है? कन्वेंशनल का मतलब ये है कि भाई पहले जो यूनिट चला करती थी वो मिलीग्राम पर डीएल चला करती थी। हालांकि आज भी मिलीग्राम पर डीएल ही अपने यहाँ पर तो चली रही है, लेकिन बाद में फिर एक एसआई यूनिट बनाई गई। एसआई यूनिट बनाने का रीजन ये रहा कि भाई अगर मान लो पेशेंट अदर जगह से आ रहा है, अदर कंट्री से आ रहा है ना, और वहां उसके पास कोई रिपोर्ट है तो उस रिपोर्ट में वेरिएशन ना हो। ऐसा ना हो कि कोई डायबिटिक का पेशेंट प्लेन में सफर कर रहा हो, तबीयत खराब हो गई है ना, तो मान लो उसके पास ब्लड की रिपोर्ट्स भी हैं लेकिन उसके पास जो वैल्यू है वो ऐसी है कि वो अमेरिका में एडमिट हुआ तो उनको पता नहीं चला, है ना। तो उन्होंने एक ऐसी यूनिट बनाई जो सब जगह पर बराबर हो, वो हमारी एसआई यूनिट कहलाती है ना। और ज्यादातर जगह पर एसआई यूनिट बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ जगह तो अभी भी मिलीग्राम जो कन्वेंशनल यूनिट है वही ज्यादा कॉमन है। तो दोनों ही वैल्यू आपको याद होना चाहिए, कन्वेंशनल भी, एसआई यूनिट भी। और खासतौर पर कुछ जो टेस्ट हैं उनमें तो ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। जैसे ग्लूकोज की बात करें, ग्लूकोज में अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो कभी भी नॉर्मल वैल्यू में कन्वेंशनल यूनिट से तो कभी भी क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि उनको मालूम है, हर एक बच्चे को मालूम है, चाहे वो मेडिकल फील्ड से भी ना हो तो भी जो पेशेंट होते हैं उनको ही मालूम होता है कि 70 से 110 नॉर्मल रेंज होती है ना। तो ग्लूकोज की अगर वैल्यू कभी भी आएगी एग्जाम में तो वो कन्वेंशनल कभी भी नहीं आएगी, एसआई यूनिट आएगी, है ना। तो एसआई यूनिट को जरूर आप ध्यान रखना। ग्लूकोज की जो एसआई यूनिट में नॉर्मल रेंज होती है वो होती है 3.3 से लेकर 6.1 एम मोल पर लीटर, ठीक है। ये यूनिट के बारे में अपनी एक और टॉपिक अपन ऐड करेंगे बायोकेमिस्ट्री में, अपन डिस्कस करेंगे थोड़े और डिटेल में। बच्चों में 40 से 65 तक मिलीग्राम पर डीएल नॉर्मल रेंज होती है, इन्फेंट जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं। और उनमें अगर एसआई यूनिट की बात करें तो 2.2 से लेकर 3.6 एम मोल पर लीटर, ये उनकी नॉर्मल रेंज होती है, ठीक है। अब शुगर के लिए जो टेस्ट करते हैं, सबसे कॉमन टेस्ट होता है जीओडी पीओडी मेथड के थ्रू। मेथड के प्रिंसिपल से आज तक कभी क्वेश्चन आए नहीं, कभी क्वेश्चन आ सकता है, तो एक बार जरूर आप पढ़ के रखना, बहुत ज्यादा इनको रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है।
थोड़ी सी एक नजर मार के रखा करो आप। ज्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं वो नॉर्मल रेंज से ही आते हैं, या फिर उनके जो थ्योरी के कॉन्सेप्ट हैं कि शुगर में बढ़ते कब है, कम कैसे होती है, डिसीज कौन सी है ना। अभी तक अगर अपन देखें तो प्रिंसिपल से टेस्ट लगाते हैं तो प्रिंसिपल से कभी क्वेश्चन आए नहीं है, तो कभी बहुत ज्यादा डिटेल में आप प्रिंसिपल को और प्रोसीजर को मत पढ़ना, है ना। लेकिन प्रिंसिपल थोड़ा सा एक बार पढ़ के जरूर रखना, तो अपन जितने भी टेस्ट आते जाएंगे उनको अपन प्रिंसिपल को पढ़ते जाएंगे। एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट माने जाते हैं, हालांकि कभी एग्जाम में ज्यादा आए नहीं ये क्वेश्चन, ठीक है। तो शुगर का टेस्ट हम करते हैं जीओडी पीओडी मेथड से, और कैसे करते हैं तो एक बार अपन प्रिंसिपल को देख लेते हैं। जीओडी पीओडी मेथड, अब देखो और भी ग्लूकोज लगाने की और भी मेथड है। सबसे अच्छी मेथड और सबसे कॉमन मेथड जो होती है वो जीओडी पीओडी मेथड होती है। एग्जाम में ज्यादातर मेथड के नाम से भी क्वेश्चन बहुत आते हैं कि शुगर के लिए हम कौन सा टेस्ट लगाने, तो उसके लिए मेथड कौन सी यूज करेंगे, है ना। 4 ऑप्शन आपके पास हैं और मेथड में अगर जीओडी पीओडी लिखा है तो वो आपका आंसर होगा, है ना। प्रिंसिपल से भले ही क्वेश्चन ना बने, लेकिन मेथड कौन सी यूज हो रही है ये तो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेथड से जरूर क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, ठीक है। चलो तो एक बार प्रिंसिपल को भी अपन देख लेते हैं, ज्यादा रटने मत बैठना है इस प्रिंसिपल को आप। ग्लूकोज जो होता है वो ऑक्सीडाइज होकर ग्लूकोनिक एसिड बना लेता है और हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्रोड्यूस करता है। जब अपन टेस्ट लगाएंगे तो ब्लड के सैंपल के अंदर जो ग्लूकोज होगी वो ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होगी। ये अपन क्या बात कर रहे हैं, टेस्ट के अंदर जब अपन टेस्ट लगाते हैं तो वो किस तरह से टेस्ट लगता है वो प्रिंसिपल अपन डिस्कस कर रहे हैं, है ना। तो ब्लड में ग्लूकोज जो होगी वो ऑक्सीडाइज होती है जीओडी पीओडी मेथड से। तो उसमें जो एंजाइम होता है जीओडी, ये उसे ग्लूकोज को ग्लूकोनिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। ग्लूकोनिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। इसके अलावा हाइड्रोजन पेरोक्साइड बाहर निकल जाता है। अब ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो होती है वो 4 अमीनो एंटी पायरिन के साथ रिएक्ट करती है और रिएक्ट करके एक रेड पिंक कलर का कॉम्प्लेक्स बना लेता है। ये इसका प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल में क्या हुआ भाई, ग्लूकोज ऑक्सीडाइज हुआ, ऑक्सीडाइज होकर उसने ग्लूकोनिक एसिड बनाया और हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाया, ठीक है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो होता है वो 4 अमीनो एंटी पायरिन 4 अमीनो एंटी पायरिन के साथ कंबाइंड होता है, रिएक्ट होता है और एक रेड पिंक कलर का कॉम्प्लेक्स बनाता है। ये कॉम्प्लेक्स, ये जो कलर कंपाउंड होता है, ये जितना ज्यादा इसकी इंटेंसिटी होगी शुगर का लेवल उतना ज्यादा होगा। इसके कलर कंपाउंड की इंटेंसिटी से अपन मालूम करेंगे कि शुगर कितनी ज्यादा है, ठीक है। तो अगर अपन देखें प्रिंसिपल में तो मेरे हिसाब से बस 2-3 वर्ड हैं जिन पे आपको ज्यादा फोकस करना है। जैसे एग्जाम में कभी क्वेश्चन बनता भी है ना, थोड़ा बहुत जरूर पढ़ के रख लेना। एग्जाम में कभी क्वेश्चन बनता भी है तो ये 2-3 वर्ड कौन कौन सी है, बीच में एक ग्लूकोनिक एसिड बन रहा है ना, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन रहा है, फिर एक 4 अमीनो एंटी पायरिन आया और रेड कलर का कलर कंपाउंड बन गया, है ना। तो एक छोटी सी लाइन निकल के आती है प्रिंसिपल से, तो जरूर आप पढ़ के रख लेना। बाकी बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है। जब आपको लगे कि टाइम कम है तो ये बायोकेमिस्ट्री के जितने भी टेस्ट हैं उनमें प्रिंसिपल पे आप ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं अपन। ग्लूकोज टेस्ट के अलावा शुगर के लिए एक टेस्ट और भी होता है, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। शॉर्ट फॉर्म में हम इसको बोलते हैं जीटीटी। जीटीटी क्यों करते हैं भाई, ये जो होता है ये पता लगाने के लिए होता है कि व्यक्ति में डायबिटीज की टेंडेंसी है या नहीं। डायबिटिक की टेंडेंसी का मतलब क्या है कि पेशेंट आगे जाके डायबिटिक तो नहीं हो जाएगा। देखो शुगर का क्या होता है, ग्लूकोज का, जैसे अपन ने कुछ मीठा ज्यादा खा लिया तो ऐसा पॉसिबल है कि अपन ने अगर ज्यादा मीठा खा लिया तो उस टाइम पर अपने ब्लड का शुगर का लेवल बढ़ जाए। तो अपन ने किसी का टेस्ट लगाया, ब्लड शुगर का टेस्ट, और मान लो उसकी शुगर की वैल्यू 180 आई, तो 180 हालांकि नॉर्मल रेंज से ज्यादा है, लेकिन अपन उसको एकदम से डायबिटिक पेशेंट नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि अगर उसने खाने पीने में अगर ज्यादा मीठा खाया पिया है, चाय वगैरह ज्यादा, शक्कर ज्यादा खाई, ज्यादा मीठा खा लिया, तो उससे ब्लड का शुगर का लेवल बढ़ सकता है ना। तो एक डायबिटीज की टेंडेंसी देखने के लिए अपन जीटीटी टेस्ट करते हैं। जी टेस्ट का मतलब क्या है कि भाई उसकी बॉडी जो है वो ग्लूकोज को टॉलरेंस कर पा रही कि नहीं, जब वो कुछ खाता पीता है तो उसको वो पचा पाती है, वो ग्लूकोज को तोड़ पाती है कि नहीं, है ना। अगर वो नहीं तोड़ पा रही है इसका मतलब उसमें आगे जाके डायबिटीज हो जाएगी। अभी मान लो नहीं भी हुई है तो भी आगे जाके उसको हो जाएगी, क्योंकि उसमें फिर वो नहीं तोड़ पाएगी तो धीरे धीरे ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ेगा और वो आगे जाके डायबिटीज का पेशेंट हो जाएगा, ठीक है।
करने के लिए, ये टेस्ट करने के लिए अपन करते क्या है, ये टेस्ट करने के लिए अपन एक पेशेंट का टोटल, अब देखो अलग अलग जगह पे अलग अलग वो रहता है इसका, है ना, कई जगह पे 5 सैंपल लेते हैं, कई जगह पे 4 सैंपल लेते हैं। इस तरह से एग्जाम में कभी क्वेश्चन आते नहीं कि 5 लेंगे कि 4 लेंगे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले क्या करेंगे अपन, एक सैंपल लेंगे फास्टिंग, बिल्कुल खाली पेट सैंपल लेते हैं। उसके बाद में फिर ओरल ग्लूकोज देते हैं उसको। ओरल ग्लूकोज एक फिक्स अमाउंट में अपन उसको ग्लूकोज देंगे पेशेंट को खाने पीने के लिए। कितना देंगे भाई, अगर एडल्ट है पेशेंट तो उसको अपन 75 ग्राम ग्लूकोज देंगे। मार्केट में जो ग्लूकोज के पाउच आते हैं उनको पानी में, 1 गिलास पानी में डिजोल्व करके 75 ग्राम दे देंगे, है ना। और उसके फिर आधे आधे घंटे बाद टेस्ट लेते हैं। तो कई जगह, ज्यादातर जगह वैसे सबसे कॉमन जो मेथड है वो 4 टेस्ट की है। तो पहले 1 टेस्ट खाली पेट, फिर 4 टेस्ट ग्लूकोज देने के बाद, आधे आधे घंटे बाद 4 टेस्ट लेना है ना। अगर पेशेंट बच्चा है और उसमें अपन को पता करना है तो हम उसको उसके बॉडी वेट के 1.75 ग्राम के लगभग देंगे, है ना। मतलब जितना उसका वजन है, बच्चा अगर 50 किलो का है तो 50 किलो में 50 में अपन मल्टीप्लाई कर देंगे 1.75 का, और जितना रिजल्ट आएगा हमारा उतने ग्राम ग्लूकोज हम उसके बच्चे को देंगे, है ना। तो जितना वजन होता है उसके हिसाब से हम उसको ग्लूकोज देते हैं। और अगर एडल्ट है तो फिर हमको ज्यादा वेट जानने की जरूरत नहीं, हम 75 ग्राम ग्लूकोज दे देते हैं। और उसके बाद फिर हम आधे आधे घंटे की गैप से उसका सैंपल लेंगे। और क्यों लेंगे, क्योंकि हम हर बार टेस्ट करके ये देखेंगे कि वो उसकी जो बॉडी है, बॉडी में इंसुलिन अच्छे से बन रहा है कि नहीं बन रहा, ग्लूकोज खाने के बाद वो टॉलरेट कर पा रही कि नहीं कर पा रही उसकी बॉडी, ठीक है। इसीलिए अपन इसको शॉर्ट फॉर्म में ग्लूकोज टॉलरेंस कहते हैं। और कुछ इस तरह से इसमें ग्राफ बनेगा। हर बार जब अपन टेस्ट करेंगे तो टेस्ट करने पर वैल्यू पहले फास्टिंग कंडीशन में कम होगी, फिर जब वो खाना खाएगा तो वो बढ़ेगी, है ना। तो बढ़ती है, तो बढ़ने के बाद पहले टेस्ट में बढ़ेगी, दूसरे में बढ़ेगी, फिर बाद में दूसरे के बाद तीसरे में नीचे आने लगेगी, चौथे में फिर और नीचे हो जाएगी, है ना। इसी तरह से एक ग्राफ बनता है। तो इस ग्राफ के थ्रू हम समझते हैं कि पेशेंट को डायबिटीज है या नहीं है, डायबिटीज की टेंडेंसी है या नहीं है ना। एग्जाम के लिए अपन को देखो, एग्जाम के लिए मेन चीजों पे फोकस करना रहता है। तो फिलहाल आप ये ग्राफ पे ना पढ़ो तो ज्यादा अच्छा है। सिर्फ एक चीज याद रख लो कि जीटीटी टेस्ट जो होता है वो डायबिटिक टेंडेंसी के लिए होता है। और शुगर, इसमें अपन शुगर के टोटल 5 सैंपल लेते हैं। तो 5 में पहला सैंपल जो होता है वो खाली पेट होता है, बाद में फिर हम 75 ग्राम ग्लूकोज देते हैं एडल्ट को, और उसके बाद में फिर हम उसके आधे आधे घंटे बाद फिर हम सैंपल लेते हैं, ठीक है। फिर इसके अलावा बीच बीच में 1 घंटे में यूरिन का सैंपल भी लेना रहता है, ठीक है। तो टोटल पूरी प्रोसीजर पढ़ी होगी आप लोगों ने। आगे चलें। ग्लूकोज के लिए एक टेस्ट और भी है, ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन, या फिर इसका एक नाम और भी है HbA1c। HbA1c, HbA1c, अब देखो 2 वर्ड आ रहे हैं यहाँ पे, हीमोग्लोबिन एक वर्ड आ रहा है और दूसरा आ रहा है ग्लाइकोसिलेटेड। तो हीमोग्लोबिन से जब शुगर अटैच होती है तो उसी तरह की शुगर जो होगी वो हमारी ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन कहलाएगी। बिल्कुल सिंपल है, ये वर्ड में ही अपन को समझ में आ रहा है। हीमोग्लोबिन से मतलब आरबीसी से, आरबीसी से जो शुगर अटैच हो जाती है उसे अपन डिटेक्ट करते हैं HbA1c के थ्रू। क्यों डिटेक्ट करते हैं भाई अपन इसको, क्योंकि HbA1c से अपन ये देखते हैं अगर HbA1c का लेवल ज्यादा है, इसका मतलब पेशेंट को शुगर का लेवल काफी लंबे टाइम से बढ़ा हुआ है, ठीक है, लगभग 3 महीने से। 3 महीने क्यों बोलते हैं, क्योंकि आरबीसी की जो लाइफ स्पेन होती है वो 120 दिन की होती है ना, लगभग 4 महीने के आसपास होती है। तो अपन ये बोलते हैं 3 से 4 महीने का जो एवरेज शुगर किसी की बढ़ी है तो उसका HbA1c का लेवल बढ़ा हुआ आएगा। क्या होता है भाई HbA1c, थोड़ा और समझते हैं। हमारी जो आरबीसी होती है, हमारे जो आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है, आरबीसी भी एनर्जी लेने के लिए ग्लूकोज का यूज करती है, शुगर का यूज करके आरबीसी एनर्जी लेती है ताकि वो लाइव बनी रहे, जिंदा बनी रहे। तो उससे वो जो ग्लूकोज होती है वो अटैच होती है। तो अगर ये अटैचमेंट ज्यादा है इसका मतलब ये है कि ब्लड में शुगर का लेवल भी ज्यादा है, सीधी सी बात है ना। तो अगर लंबे टाइम तक अटैचमेंट ज्यादा, लंबे टाइम तक अगर ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ा हुआ रहेगा तो इससे अटैचमेंट भी लंबे टाइम तक रहेगा, ज्यादा से ज्यादा रहेगा, ठीक है। तो अगर HbA1c लेवल का बड़ा है, अगर HbA1c का लेवल अगर बढ़ा हुआ है तो उससे हमें
एक चीज समझ में आती है कि ब्लड में शुगर का लेवल करीब 3 से 4 महीने बड़ा रहा है ना। ऐसा नहीं हुआ कि किसी पेशेंट ने अभी खाया और खाने के तुरंत बाद उसका शुगर का लेवल बढ़ा होगा, है ना। जैसे अभी थोड़ी देर पहले अपन बात कर रहे थे, मान लो किसी का टेस्ट लगाया, उसकी अगर शुगर 180 या 200 के आसपास आई, है ना, तो उसकी आरबीसी में इतने जल्दी शुगर अटैच नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर लंबे टाइम से अगर वो डायबिटीज है, 180-200 के आसपास उसकी शुगर आती है, तो उसके शुगर में आरबीसी से अटैच हो जाएगी ये शुगर, ठीक है। और ये जो होता है, ये एवरेज ब्लड शुगर कंसंट्रेशन को रिफ्लेक्ट करता है, करीब 3 से 4 महीने का। नॉर्मल रेंज जो होती है वो 3.5 से लेकर 6.5% इसकी नॉर्मल रेंज होती है, परसेंट में होती है, ये ध्यान रखना। नॉर्मल वैल्यू ध्यान रखने के साथ साथ, याद करने के साथ साथ, उनकी यूनिट भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। केवल शुगर की बात करें अपन तो शुगर में भी अपनी यूनिट अलग अलग हो रही है। शुगर में अपन ने कन्वेंशनल यूनिट में मिलीग्राम पर डीएल पढ़ी, एसआई यूनिट में एमोल पर लीटर पढ़ी। एचबीएनसी की बात करेंगे तो एचबीएनसी में जो वैल्यू होगी वो परसेंट में होगी। 3.5 से लेकर 6.4% नॉर्मल वैल्यू होती है एचबीएवनसी की, ठीक। आगे बढ़ते हैं। चलो, ये डायबिटिक मेलाइटस, ये तो अपन पहले ही डिस्कस कर चुके थे, 4 टाइप की होती है। मेरे ख्याल से ये स्लाइड बीच में होना चाहिए थी, बाद में डल गई। टाइप 1, टाइप 2, गेस्टेशन, प्रेग्नेंट और अदर, ये अपन ने डिस्कस कर ही लिया था, ठीक है। तो ये था आज का टॉपिक। हालांकि छोटा ही टॉपिक था अपना। कार्बोहाइड्रेट की कुछ चीजें, शुगर की कुछ चीजें अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो बहुत ज्यादा टफ नहीं लगेगा ये टॉपिक। इसके बाद वाले टॉपिक और अपन को थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर समझना पड़ेगा, एलएफटी, केएफटी वगैरह, ठीक है। अब कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप मैसेज कर सकते हैं, तो उस पर अपन 2 मिनट डिस्कस कर लेंगे, अदरवाइज अपनी क्लास फिर आज की ओवर होगी। हाँ देखो, एक किरण का मैसेज है कि डायबिटीज इंसिपिडस क्या होती है। तो डायबिटीज, देखो, डायबिटीज इंसिपिडस का मतलब है कि पेशेंट को डायबिटीज नहीं है, लेकिन डायबिटीज जैसे सिम्टम्स हैं। इसका क्या मतलब है, पेशेंट को अगर डायबिटीज होती है तो उसको बार बार यूरिन लगती है ना। अब किसी को अगर दूसरी कंडीशन है, ये अपन ने पढ़ा था अपने एंटी डायबिटिक हार्मोन वाले चैप्टर में, अपन ने डिस्कस किया था। किसी का अगर एंटी डायबिटिक हार्मोन अगर कम है तो उस कंडीशन में पेशेंट को यूरिन ज्यादा लगेगी। अब यूरिन ज्यादा लगने का जो सिम्टम्स है वो एक्चुअली डायबिटीज का होता है। तो उसको शुगर लेवल बड़ी नहीं है, लेकिन उसको सिम्टम्स डायबिटीज वाले आ रहे हैं, तो इस कंडीशन को अपन डायबिटीज इंसिपिडस कहते हैं, है ना। डायबिटीज इंसिपिडस जो है वो डायबिटीज का टाइप नहीं है। डायबिटीज इंसिपिडस का मतलब ये है कि सिम्टम्स डायबिटीज जैसे आ रहे हैं, लेकिन पेशेंट को प्रॉब्लम जो है वो सिर्फ हार्मोन की प्रॉब्लम है, एंटी डायबिटिक हार्मोन उसका कम बन रहा है, ठीक है। नहीं, टाइप 2 इंसिपिडस नहीं होती है अमीन, वो एक अलग चीज है। हाँ, जितेंद्र ने लिखा है कैलकुलेशन बताइए, तो बिल्कुल जितेंद्र, इसके लिए अपना एक अलग टॉपिक, बायोकेमिस्ट्री में कुछ टॉपिक अपन ऐड करेंगे, तो उसमें एक टॉपिक अपना ये कैलकुलेशन वगैरह का ऐड होने वाला है ना। ये अपन लास्ट में, सबसे लास्ट में अपन कुछ टॉपिक ऐड करेंगे, जिसमें अपने छोटे ग्लासवेयर वगैरह आएंगे, ये यूनिट कन्वर्सेशन आएगा, ठीक है। 100% अपन इस पर डिस्कशन करेंगे कैसे कन्वर्ट करते हैं। ऑल इंडिया गोपाल ने लिखा, ये क्या है। रूप सिंह ने लिखा, सर आज बहुत लेट हो। कुछ ज्यादा लेट नहीं रूप सिंह, 10 मिनट लेट है। 10 मिनट तो आप हमेशा अपने माइंड में बिठा के रखा करो कि 10 मिनट क्लास लेट हो सकती है ना। अब कई बार वेबसाइट चालू करो तो वो सर्वर का इशू जाता है, 2-5 मिनट वो सर्वर चालू नहीं होता, है ना। ठीक है भाई, बिल्कुल। विवेक ने लिखा है फॉर्मूला नहीं है, तो फॉर्मूला ही होते हैं एसआई यूनिट निकालने के, फॉर्मूला ही होते हैं, उनको अपन मल्टीप्लाई करके निकालते हैं कन्वेंशनल से, तो वो अपन डिस्कस करेंगे। उसके लिए एक पूरा का पूरा चैप्टर अपना अलग है, फिलहाल उसको यूनिट को थोड़ा सा छोड़ के रखो। ग्लूकोज एक बार में ही देते हैं, तो एक बार में ही देते हैं किरण, बिल्कुल। देखो जीतन ने लिखा है कि 3 बार ही सैंपल लेते हैं, 2 बार यूरिन लेते हैं, तो ये अलग अलग जगह देखो, प्रैक्टिस वाली जो चीजें होती है वो अलग होती हैं, बुक वाली जो चीजें होती हैं अलग होती हैं। बुक में एक्चुअली जो दिया है वो 5 दिया, टोटल 5 सैंपल का दिया है, मतलब पहला सैंपल फास्टिंग, उसके बाद 4 जो होते हैं वो। बाकी एग्जाम में कभी इस तरह से क्वेश्चन नहीं आएगा कि सैंपल कितने लेते हैं। प्रेगनेंसी के लिए भी जीटी टेस्ट करते, बहुत बढ़िया। जीटीटी प्रेगनेंसी के टाइम पे भी जीटी टेस्ट होता है।
कन्फर्मेटरी तो सिर्फ शुगर लगाते हैं। अवनीश ने देखा कन्फर्मेटरी कौन सा होता है, तो शुगर में कोई कन्फर्मेटरी कोई अलग से नहीं है, यही टेस्ट है ना, डायबिटिक प्रोफाइल। चलो एक मैसेज दिनेश का है कि सर मेरे टॉपिक पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो रहे हैं। तो पीडीएफ देखो डाउनलोड उनके नहीं होते जो एक साथ सबको क्लिक कर देते, सबको एक साथ डाउनलोड करते हैं। तो अगर उसमें नीचे लिखा रहा है कि 3 से ज्यादा नहीं कर सकते, इसका मतलब कुछ चीजें जो हैं आपकी वो बैकग्राउंड में डाउनलोडिंग ऑलरेडी चल रही है, तो उनको आप बंद कर दो। एक बार जितनी भी डाउनलोडिंग चल रही है सबको एक बार बंद कर दो, फिर बाद में डाउनलोडिंग करो तो हो जाती है। फॉर्मूला का एक टॉपिक होगा पवन, ठीक है। जीओडी पीओडी कंफर्मेटरी है रेशमा, बिल्कुल। चलो भाई, तो काफी है इतना आज के लिए। चलो मुझे अब इजाजत दीजिए, मिलते हैं अपन कल अपने नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, जय हिंद।